कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसा झटका दिया है जिसके बाद उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। और अब जो बात बाहर आई है उससे कांग्रेस का खेल खराब हो गया है। इस बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त फैसला लिया है जिसके बाद विपक्ष बेनकाब हो गया है। इस खबर में सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। आगे ये भी बताएंगे आपको कि कैसे सीबीआई ने एक और बड़ा खुलासा किया है। इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। आगे सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में आगे रहते हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया है। खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव में मिली हार और तीसरी बार भी सत्ता की मलाई न खा पाने का दर्द राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के मन में साफ दिख रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किस तरह से सत्ता में आने के लिए विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित राजनीतिक गठजोड़ किया था, जिसे जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और जनता ने कह दिया कि उसे अभी भी पीएम मोदी के नेतृत्व और बीजेपी नीति वाली एनडीए की सरकार पर ही भरोसा है। वहीं चुनाव में मिली हार से तिलमिलाए राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। इससे पहले नीट परीक्षा को लेकर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन नीट परीक्षा फिर से न कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भी बोलना बंद कर दिया और अब एक बार फिर उनकी राजनीति देश के सामने बेनकाब हो गई है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दल आज भी अपने कुछ मित्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान और मीडिया के कार्यक्षमता और आजादी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष जो नीतियों के दिवालेपन से गुजर रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार को परेशान किया जाए, तो अलग अलग तरह के प्रपंच करके कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी उन्हें बेइज्जत करके भगा दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पहली बार हमने देखा है कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। राहुल ने पूछा था कि पीएम मोदी ने जनता को निवेश करने की सलाह क्यों दी, अमित शाह ने जनता से शेयर खरीदने को क्यों कहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल और विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि फर्जी एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में उछाल आया और फिर 4 जून को पूरी मार्केट क्रैश हो गई। राहुल गांधी ने बीजेपी, फर्जी एग्जिट पोल्स और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन निवेशकों ने एग्जिट पोल्स की घोषणा से एक दिन पहले भारी निवेश किया और बड़े मुनाफे कमाए, जबकि 5 करोड़ परिवारों को भारी नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए जेपीसी होनी चाहिए क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। वहीं कुछ लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल की जांच करवाने की मांग वाली याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि मीडिया हाउस और उनसे जुड़ी कंपनियां मतदान के बाद एग्जिट पोल दिखाकर निवेशकों को प्रभावित करती है। ऐसे में लोकसभा के फाइनल चरण के बाद दिखाए गए एग्जिट पोल की जांच करवानी चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ये याचिका राजनीति से प्रेरित है। बेंच ने कहा कि सरकार बन चुकी है, ऐसे में अब लोकसभा चुनाव पर बहस बंद होनी चाहिए और प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग इस मामले को हैंडल करेगा, हम चुनाव आयोग को नहीं संचालित करेंगे, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इस याचिका में कहा गया था कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल से निवेशक प्रभावित हुए और फिर परिणाम आने के बाद शेयर मार्केट धराशायी हो गया और उन्हें 31 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। याचिका में कहा गया था कि मतदान के बाद मीडिया हाउसों ने बहस शुरू कर दी और निवेशकों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। इससे शेयर मार्केट अप्रत्याशित रूप से उछला। इसके बाद जब परिणाम आए तो शेयर मार्केट तेजी से गिर गया।
आम निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये याचिका एडवोकेट BL जैन ने फाइल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि 31 लाख करोड़ के नुकसान से भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। पूर्वाग्रह से ग्रसित डिबेट या फिर न्यूज प्रसारित करने से निवेशक प्रभावित होते हैं। इस याचिका में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कमर्शियल इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। दर्शकों समझने की जरूरत है कि कैसे भी करके इन्हें एक तो प्रेस को दबाना है और देश में एक किस्म का आर्थिक अराजकता वाला माहौल बनाना है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष और राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसको लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब देश के सामने सब कुछ आ गया है और बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। चुनाव सामने आते ही कांग्रेस की राजनीति एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से कांग्रेस अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल करती है। दर्शकों, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, लेकिन ये बात शायद कांग्रेस और कथाकथित पहलवानों को समझ नहीं आई थी। पूरी की पूरी कांग्रेस ने पहलवानों को आगे करके जो राजनीतिक प्लॉट लिखा था उसका भांडा फूट गया और सभी को पता चल गया कि ये पटकथा लिखी गई थी कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की छवि को धूमिल करके चुनाव जीता जा सके। लेकिन पहले ही पोल खुल गई कि इन्हें महिला सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेकनी थी जो उन्होंने सेक ली। एक दृढ़ निश्चय वाले नेता की सांसदी खराब करके ये सोच रहे थे कि उन्होंने जंग जीत ली, लेकिन अभी भी उन्हें ये नहीं पता चला कि जनता के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें गुरुवार को पार्टी ज्वाइन करने वाली पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया। इसको लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में बड़ा दावा किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से सच सामने आ गया है। इनके जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने हुड्डा को आगे करके षड्यंत्र किया है। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की लुटिया डुबा देंगे। मैंने 2 साल पहले कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है। इसमें कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे। पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। ये कोई खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भी पंजा फंसाकर हाथी मिलाया था। विनेश फोगाट से अब राहुल गांधी भी बच रहे हैं। कहीं उन पर भी आरोप न लगा दें कि मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई। राहुल गांधी ने जबरदस्ती मुझे खींच लिया। जाट राजनीति हमारे साथ है। मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे कोई अफसोस नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अब करीब 2 साल बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। मैंने 2012 में WFI चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। इसी बात को लेकर उनमें खुन्नस थी। WFI पर कब्जा करने और बीजेपी पर हमला करने के लिए ये साजिश रची गई थी। मैं 1989 से भाजपा से जुड़ा हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा था और इस दौरान मैं 2 बार जेल भी गया हूं। वहीं बजरंग पुनिया से जब पूछा गया कि बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने हरियाणा आएंगे, तो इस पर बजरंग पुनिया तिलमिला गए। बजरंग पुनिया ने कहा कि आप आइए अपनी पार्टी की तरफ से, अगर आप में हिम्मत है तो विनेश फोगाट के खिलाफ खूब प्रचार करो। हम कब मना कर रहे हैं और सब जनता के हाथ में है। देखते हैं जनता आपका किस तरह स्वागत करेगी। आप विनेश के खिलाफ प्रचार में आओ। दर्शकों, जनता को समझ आ चुका है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक नाटक था, वो आंदोलन प्रायोजित था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस कृत्य का राजनीतिक नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। सत्ता में आने से पहले आपके नेता भ्रष्टाचार को लेकर दूसरों पर जमकर निशाना साधते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे केजरीवाल एंड कंपनी की आफत बढ़ सकती है।
दर्शकों, आपके नेता शुरू से कहते आए हैं कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का नाम बीच केस में डाला गया है। उनका कोई लेना देना नहीं था। मोदी सरकार केजरीवाल से डर रही है, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया है। दर्शकों, लेकिन इस बात पर से भी पर्दा उठ गया है। सीबीआई ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि दिल्ली की जनता ने दांतों के नीचे उंगली दबा ली है कि भाई अब तो पोल खुलने लगी है। सीबीआई ने आपके भ्रष्टाचार के सारे धागे खोलने शुरू कर दिए हैं। सीबीआई ने साफ तौर पर कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के किंगपिन हैं। दर्शकों, जो दल ये कहकर सत्ता में आया था कि दिल्ली वालों का आज और कल बदल देंगे, वो भ्रष्टाचार में गले तक डूब गए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर नई चार्जशीट में सीबीआई ने बड़ा दावा किया है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल शुरुआत से ही दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में भागीदारी थे। पांचवी और आखिरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही शराब नीति का निजीकरण करने का विचार था, जिसे भ्रष्टाचार सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। आरोप ये भी है कि जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले जीओएम द्वारा नीति तैयार की जा रही थी, तब मार्च 2021 में केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने ये आरोप भी लगाया है कि केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले विजय नायर दिल्ली शराब बिजनेस से जुड़े स्टेक होल्डर्स से मिल रहे थे और नीति के जरिए उन्हें लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। चार्जशीट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2022 का गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रचार अभियान संबंधी खर्चों के लिए पार्टी के एक स्वयंसेवक द्वारा नकद भुगतान किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को अपने पक्ष में करने के लिए साउथ ग्रुप द्वारा भुगतान की गई कुल 90 से 100 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि में से 44.5 करोड़ रुपए चुनाव संबंधी खर्चों के लिए पार्टी ने गोवा भेजे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक अन्य आरोपी दिल्ली के विधायक और गोवा चुनाव के लिए आप प्रभारी दुर्गेश पाठक की भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि पाठक ने 2 पूर्व विधायकों महादेव नारायण नाइक और सत्य विजय नाइक से संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर शिरोडा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने के लिए कहा था। दोस्तों, जिस तरह से आपके नेता भ्रष्टाचार करके अपने चांदनी महल में सो रहे थे और जिस तरह वो तिहाड़ में अपनी रातें गुजार रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि उनके दिन लद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।